नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरावली जिले में बेखौफ हुए बदमाश, सरेआम की फायरिंग, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के दरगाह में मगर की दहशत। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतें अब विपक्ष के लिए विरोध का हथियार। देश के 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूसीसी से मुसलमानों की तुलना में गैर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान, ओवैसी का बड़ा बयान। यमुना के जलस्तर ने बढ़ाई परेशानी, घर छोड़कर गए लोगों के पास न खाने को खाना है और न पीने को पानी। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी पर बिखरे अश्लील ग्रोवर, कहा इस उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था जिसकी अब हत्या हो चुकी है। टीएमसी की पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत, दूसरे स्थान पर रही बीजेपी। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। अरावली जिले में शामलाजी के पास अंसोल गांव के करीब हाईवे पर बनी होटल पर आकर कुछ लोगों ने फायरिंग की और तोड़फोड़ की और दहशत फैलाने का प्रयास किया। अरावली जिले में बेखौफ हुए बदमाश, सरेआम की फायरिंग, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यह घटना शामलाजी के अंसोल के पास अंबर होटल पर मंगलवार रात करीब 11:30 बजे घटित हुई, जहां पर कार में सवार होकर आए 3 हथियारबंद लोग सीसीटीवी में कैद हुए, जिसमें कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता और 2 राउंड हवा में फायरिंग कर और होटल में तोड़फोड़ करने लगा। इसके साथ ही उसने होटल में आग लगाने की भी कोशिश की। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की खोजबीन शुरू की। ગઈ રાત્રે આશરે 11:30ના સુમારે અહીંયા ઉદયપુર ગુજરાત જે હાઈવે છે તે હાઈવે આડીને આપણે શામળાજી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અહીંયા આપણે જે ઊભા છે એ હોટેલ અંબર ઉપર એક ગાડીમાં 4 લોકો આવીને આમાંથી એક માણસ જે હતો એ ગાડીમાં જ બેસી રહ્યા હતો। બીજા 3 લોકો નીચે ઉતરીને આપ જોવો છો કે એક અમુક 3 રાઉન્ડ જેવા હવામાં, એક રાઉન્ડ કાઉન્ટર ઉપર જે કાચ છે એના ઉપર ફાયર કરેલા છે અને બીજા 2 ઇસમો તે દરમિયાન ગાડીની તોડફોડ કરેલ છે। તો સમગ્ર બનાવ બાબતે શામળાજી પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે અને તે બાબતે આ લોકો કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા હતા, કઈ બાબતને આધાર રાખીને આ લોકોએ એવું બનાવ નિપજેલ છે તે બાબતે પોલીસ તરફથી સઘન પૂછપરછ પણ હાથ ધરવામાં આવેલ છે અને આવનાર ટૂંક સમયમાં પોલીસ તરફથી આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવામાં આવશે। થેન્ક યુ। મારું નામ રંગુસી છે। હું અંબર હોટલમાં નોકરી કરું છું અને કોઈ અજાણ્યા શખ્સો આવીને ગાડી સીટમાંની ઉતર્યા, 3 જણ હતા। એના પછી એક જણ ગાડી તોડવા મળ્યો, એક જણ ગાડી સળગાવવા મળ્યો અને એના પછી મારા સામે આવીને હવામાં ફાયરિંગ કરી પહેલાં અને મારા સામે આવી અને રિવોલ્વર વડે મને એક મુક્કો મારી દીધો માથામાં અને એના પછી થોડી વાર પછી એકદમ બધા જતા રહ્યા અને એના પછી અમે પોલીસમાં જાણ કરેલ છે અને જે પોલીસે હાજર થયેલ છે। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कॉरिडोर में दरगाह में मगर आधमका, जो पास में बह रही सिंगोल नदी में से आया हुआ था। इस नदी में मगरों का डेरा है, वहीं से ही मगर दरगाह में आ पहुंचा। वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम पिंजरा लेकर दरगाह पहुंची, लेकिन वन विभाग के पास इतना बड़ा पिंजरा नहीं था जिसमें मगर आ सके। मगर करीब 12 फीट लंबा था, जो एक विशालकाय मगरमच्छ था। वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस मगर को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया। टमाटर की बढ़ती कीमतों के अब विपक्ष के लिए विरोध का हथियार बन गया है। गुजरात के कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अमेजोन के द्वारा 2 किलो टमाटर भिजवाए। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतें अब विपक्ष के लिए विरोध का हथियार बन गई है। गुजरात कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अमेजोन के द्वारा
2 किलो टमाटर भिजवाए और टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों पर विरोध किया। नेता विपक्ष अमित चावड़ा ने यह टमाटर अमेज़न पर ऑर्डर करके मुख्यमंत्री के निवास पर भिजवाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा से लेकर बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा हालात हिमाचल प्रदेश में खराब है। आज भी देश के 24 राज्यों में बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर दिल्ली तक पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी देश के 24 राज्यों में बारिश का आशंका जताई। हिमाचल प्रदेश में आज थोड़ी राहत मिल सकती है, तो वहीं उत्तराखंड, पश्चिम यूपी और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल में अलग अलग जगहों पे टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए सैलानियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल के लिए चला रहा है। चंद्रताल में करीब 250 टूरिस्ट फंसे हैं, तो शीशु में 300 टूरिस्ट फंसे हुए। वहीं बड़ी परेशानी चंद्रताल के लिए है, क्योंकि कल भी वहां हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की गई थी, जो कामयाब नहीं हुई। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू रहेगा। हिमाचल में अगर आज बारिश नहीं हुई तो रेस्क्यू के काम में तेजी आ सकती है। तबाही इतना ज्यादा है कि सड़कों के ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती टूरिस्ट है, क्योंकि टूरिस्ट पैदल चढ़कर बड़े स्टेशनों तक पहुंच रहे। हिमाचल में इस वक्त 1239 सड़कें बंद है। शिमला में 581, मंडी में 200, चंबा में 116, सिरमौर में 101, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में 97 सड़कें बंद पड़ी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश से तबाही की तस्वीरें आने लगी है। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी के किनारे बना मकान सैलाब में समा गया। वहीं पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा। श्रीनगर में बात करें कि श्रीनगर में कई जगहों पर नदी पुल के लेवल तक आ चुकी है। उत्तराखंड के साथ साथ वेस्टर्न यूपी और बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि वो अलर्ट पर है और वो किसी भी हताहत से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना खादर के इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद भी शुरू कर दिया गया है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बाढ़ के हालात पर एलजीबी के सक्सेना ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें लोगों को सुरक्षित और हालात से निपटने पर चर्चा की गई। आज उपराज्यपाल प्रगति मैदान, सुरंग, मिंटो ब्रिज और जखीरा अंडरपास का दौरा करेंगे। वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। यमुना किनारे खादर के इलाकों में बनी झुंगियों से करीब 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का वेग विकराल हो गया है। आज एक बार फिर दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी है। ओवैसी का बड़ा बयान, यूसीसी से मुसलमानों की तुलना में गैर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा। एआईएमआई के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से गैर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रस्तावित विधेयक गैर मुसलमानों को ज्यादा प्रभावित करेगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी भारत के लिए अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में एआईएमआईएम द्वारा आयोजित एक बैठक में ओवैसी ने कहा कि अगर यूसीसी पेश किया गया तो मुसलमानों की तुलना में गैर मुसलमानों को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत कानून को प्रभावित करेगा। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने दावा किया कि ऐसा कहा जाता है कि यूसीसी के माध्यम से मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन यह प्रस्तावित विधेयक पूरे देश के लिए अच्छा नहीं। मुसलमानों के बजाय गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। ऐसा हमारी पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा।
इस बीच अखिल भारतीय लोकतंत्र महिला संघ ने यूसीसी के सिफारिश करने का निर्णय लेने से पहले विशेष रूप से अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ व्यापक परामर्श करने का भी आग्रह करते हुए मंगलवार को कहा था, यूसीसी लाने मात्र से ही केवल महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे या उनके खिलाफ भेदभाव खत्म नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने विधि आयोग को लिखे पत्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का विरोध किया और कहा कि वह मौखिक साक्ष्य देने के लिए समिति के सामने पेश होना चाहता है। यमुना के जलस्तर बढ़ाई परेशानी, घर छोड़कर गए लोगों के पास न खाने को खाना है न पीने को पानी। आने वाले दिनों में अगर पहाड़ी राज्यों में ऐसी ही बारिश का दौर जारी रहा तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी राज्यों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में कुछ दिन पहले हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश और पहाड़ी राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से राजधानी में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया है। बुधवार को यानी आज के दिन यमुना का जलस्तर 207.14 मीटर को पार कर चुका है। प्रशासन के निर्देश के बाद ये लोग अपने घरों को छोड़कर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे रहने और यमुना के जलस्तर में गिरावट का इंतजार करने को मजबूर है। आखिर यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से घर छोड़ने के बाद उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। फ्लाईओवर के नीचे रहने वाली महिलाओं ने बताया कि हमारे पास न तो खाने का कुछ है और न पीने का, पानी सिर्फ सुबह आता है और हमारे बच्चे भूखे हैं। एक अन्य शख्स ने बताया कि हम अपने घर को छोड़कर तो यहाँ आ गए, लेकिन हमारे पास न खाने को कुछ है और न पीने को, हम बस यहाँ बैठकर दिन बिता रहे हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और बारिश की भविष्यवाणी की है। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो यमुना का जलस्तर तो सोमवार को खतरे के निशान पर यानी 205.33 मीटर को पार कर गया था, जो मंगलवार को 206.24 तक पहुंचा। हरियाणा ने हथनी कुंड बैराज से नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। अधिकारियों ने कहा कि यमुना नदी उम्मीद से पहले खतरे के निशान को पार गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर तक ही खतरे के निशान को पार कर जाएगा। अधिकारियों ने बाढ़ की आशंका वाले निचले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। उन्हें शहर में विभिन्न हिस्सों में राहत शिविरों और सामुदायिक केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शहर में बारिश के कारण हुए जलभराव और यमुना के बढ़ते जलस्तर पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। विशेषज्ञों के द्वारा की गई भविष्यवाणी का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली में बाढ़ की संभावना नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी पर फिरेगा अश्विनी ग्रोवर, कहा इस उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था जिसकी अब हत्या हो चुकी है। नाराज गेमक्राफ्ट, जूपी और विंजो जैसी गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जीएसटी काउंसिल का यह फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है। उद्योग जगत और कारोबार को प्रभावित करने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किया गया। अब इस इंडस्ट्री पर 28% का जीएसटी लगाया गया है। इससे फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की। नजारा, गेमक्राफ्ट, जूपी और बिंजो जैसे गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जीएसटी काउंसिल का यह फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है। इस बीच हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में उत्तरे भारत पे के को-फाउंडर अश्विनी ग्रोवर ने सरकार के फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट पर अपनी बात रखी। अश्विनी ने क्रिक पे नाम से ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रेटजी की थी।
उन्होंने ट्वीट किया, भारत में रियल मनी गेमिंग उद्योग है। अगर सरकार सोच रही है कि 72 पॉट एंट्री पर खेलने के लिए योग 100 लगाएंगे और यदि वे 54 जीतते हैं तो उन्हें उस पर 30% TDS का भुगतान करना होगा, जिसके लिए उन्हें पहले मानसून में अपने लिविंग रूम मुफ्त स्विमिंग पूल मिलेगा। ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने आगे लिखा, फैंटेसी उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था, जिसकी अब हत्या हो चुकी है। इस मानसून में 10 अरब डॉलर बर्बाद हो गए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, स्टार्टअप संस्थापकों के लिए राजनीति में प्रवेश करने और प्रतिनिधित्व करने का समय आ गया है। यह एक के बाद एक उद्योग का भविष्य होने जा रहा। बता दें कि माल एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसिनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28% की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया गया था। सिनेमा घरों में बिकने वाले खाने पीने के सामान पर भी कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिए SUV की परिभाषा को भी अब बदल दिया गया है। GST परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को GST दायरे के बाहर रखने का भी इस बैठक में फैसला लिया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रशिक्षण सेवाओं को भी GST से छूट देने का निर्णय किया गया है। पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पंचायत चुनाव में TMC का बोलबाला रहा। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। इस चुनाव में TMC को 3,317 सीटों में से कुल 2,552 सीट पे जीत हुई। 232 पंचायत समिति और 20 में से 12 जिला परिषद पर से भी TMC को जीत हासिल हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पे रही। बीजेपी को कुल 212 ग्राम पंचायत और 7 पंचायत समिति में जीत मिली है। हालांकि जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। अभी भी कई सीटों पर चुनाव परिणाम का इंतजार है। पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पंचायत चुनाव में TMC का बोलबाला रहा। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस प्यार और समर्थन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस चुनाव परिणाम ने ये साबित कर दिया, राज्य की जनता के दिल में सिर्फ TMC ही बसती है। पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती मंगलवार सुबह से शुरू हुई थी। यह चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए मुख्य रूप से 74,000 से अधिक सीटों पर अपने कब्जे के लिए है। इन सीटों में 63,229 ग्राम पंचायत सीटें, 9,730 पंचायत समिति और 928 जिला परिषद सीट शामिल हैं। बता दें कि इस चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। इस चुनाव के दौरान कई स्थानों में हिंसा की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद TMC और बीजेपी के बीच इस हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौरा भी चला। सोमवार को भी रिपोलिंग के दौरान एक बार फिर कई बूथ पर हिंसा हुई। शनिवार से अब तक चुनाव संबंधित हिंसा में लगभग 40 लोगों की मौत हुई। चुनावी धोखाधड़ी, बूथ कैप्चरिंग के आरोप और मतदान के दौरान चुनावी अनियमितताओं और मतदाताओं के दमन की कई रिपोर्ट के बीच 696 बूथ पर पुनर्दान हुआ था। दक्षिण 24 परगना के भांगर में मंगलवार रात हिंसा भड़क उठी और गोलियां चलने की खबर भी आई थी। मिल रही जानकारी के अनुसार इस घटना में अब तक एक की मौत की आशंका है और एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि JP नड्डा ने सांसदों की एक टीम नियुक्त की है, जिसका मैं संयोजक हूं। यह टीम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, हत्या, बम विस्फोट से घटनाओं से प्रभावित सभी क्षेत्रों का दौरा करेगी। हम उन सभी इलाकों और उन सभी लोगों से मिलने जाएं जहां हिंसा हुई और जो लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं,
हम स्थानीय सरकार से पूछना चाहते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव में 40 से ज्यादा लोगों की जान क्यों गई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा पर पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश में जुड़े तथा कथित सहयोगी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हम दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। मुझे उम्मीद है कि ममता सरकार हमें प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अनुमति देगी। वहीं इस चुनाव परिणाम को लेकर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यहाँ चुनाव को पहले ही एक तमाशा बना दिया गया है। लोकतंत्र का एक मखौल उड़ाने का विभत्स नृत्य सभी ने देखा है। इसकी आशंका तो सभी को थी। हमारी आशंका के अनुसार सत्तारूढ़ दल और पुलिस के बीच साठगांठ साफ तौर पे दिखी। इस चुनाव में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा फैलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 40 से अधिक लोगों की जान गई। चुनाव परिणाम के बाद भी हिंसा फैलाने की आशंका है। कांग्रेस के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर सवाल बना हुआ है। कई विपक्षी नेता प्रियंका गांधी को बेहतर चेहरा मान रहे हैं, तो क्या प्रियंका गांधी राहुल के बजाय मोदी को टक्कर दे पाएंगी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अब 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की थी। इन रैलियों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल से ज्यादा प्रियंका को ही दिया। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं, कांग्रेस के बाहर भी प्रियंका की नेतृत्व क्षमता की खूब प्रशंसा हुई थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्षी एकता में शामिल कई नेता राहुल गांधी को नापसंद कर रहे हैं। इसकी वजह राहुल गांधी के कई बयान, खास तौर से पीएम मोदी का दिया गया बयान है। कई नेताओं को भी यह भी लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की कमी है। वह राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी के अंदर सर्वमान्य नेता है। कहीं न कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रियंका गांधी पर राहुल से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता खुद प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कर चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका को कांग्रेस का प्रधानमंत्री फेस बनाने की मांग उठाने लगी है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने की है। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए। वही मोदी को सीधे टक्कर दे सकती है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को देने के लिए किसी मशहूर चेहरे की जरूरत है। विपक्ष को ऐसा चेहरा पेश करना होगा जो मोदी को टक्कर दे सके। अभी जितने क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं वह अपने अपने राज्य के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की कोई लोकप्रियता नहीं है। कृष्णन ने कहा कि 2024 का चुनाव मुद्दा से ज्यादा चेहरे का चुनाव है और पीएम मोदी इस चेहरे देश का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है और फैसला विपक्ष को ही लेना होगा। नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है। प्रियंका ही पीएम मोदी को हरा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इसके बावजूद राहुल गांधी अब पीएम फेस की रेस से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कांग्रेस के अंदर ही प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग लगी है। राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। राहुल गांधी केरल के वायनाड में सांसद थे। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हाल ही में अजीत पवार के साथ कम से कम 4 दलों के शीर्ष नेताओं ने राहुल गांधी के विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने को लेकर आपत्ति जताई। इस लिस्ट में शरद पवार का नाम भी शामिल है। 2020 में शरद पवार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल के नेतृत्व में कुछ समस्याएं थी और उसमें निरंतरता की कमी है। दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी की कार्यशैली का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उनका नाम लिए बिना कहा,
अगर कोई कुछ नहीं करता और आधे समय विदेश में रहता तो कोई राजनीति कैसे करेगा। राजनीति के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने राहुल को अपनी शुभकामनाएं भेजी, लेकिन पैदल यात्रा का हिंसा बनने से इनकार कर दिया। 23 जून को पटना सम्मेलन के दौरान कई विपक्षी दल निजी तौर पर राहुल को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल के बीच मुकाबले में दूसरे नंबर पर न रहे। जानकार भी ये मानते हैं कि भारत का चुनाव दुनिया में सबसे बड़ा है, इसीलिए भी कोई भी भविष्यवाणी करना सबसे मुश्किल काम है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक और सर्वेक्षणात्मक इस बात से सहमत है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता उनकी शुरुआती दिनों के मुकाबले कम हुई है। आंशिक रूप से अर्थव्यवस्था, नौकरियां और देश की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए अनेकों वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिसका असर अब चुनाव पर पड़ सकता है। अगर राहुल के मुकाबले प्रियंका को मैदान में उतारा जाए तो आने वाले समय में नतीजे बेहतर हो सकते हैं। प्रियंका की झलक उनकी दादी इंदिरा गांधी से मिलती है, वहीं उनके भाषणों में भी इंदिरा गांधी की तरह ही जनता को आकर्षित करने की एक कला है। उनके भाई की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कई मौके पर उन्हें सुस्त माना गया है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने भी रैली की थी और प्रियंका ने भी, नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। लंबे समय से प्रियंका गांधी अपने बड़े भाई की छाया में रही। प्रियंका को अपने भाई के बहुत करीब माना जाता है और पार्टी के भीतर भी प्रियंका की इज्जत राहुल से ज्यादा है। प्रियंका गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां और भाई के अभियान का प्रबंधन किया था। लोगों के साथ अपने परिवार के ऐतिहासिक बंधन का आह्वान किया। प्रियंका ने राजनीतिक रैलियों में उग्र भाषण दिए। प्रियंका गांधी उत्तर भारत को 2014 में पूर्वी हिस्से में चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, जो 20 करोड़ लोगों का राज्य है, जो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत है। गांधी और राहुल गांधी में यकीनन राहुल अधिक अनुभवी है, लेकिन राहुल एक दशक से आजमाए जा रहे हैं, कोई करिश्मा नहीं कर पाए। उल्टे दर्जन भर के करीब मानहानि के मुकदमे खड़े कर लिए। बोलने के कौशल का उनमें नितांत अभाव है। इन तमाम गुणों को प्रियंका बराबर ही नहीं, कुछ मामलों में राहुल से आगे दिखती है। राहुल सांसद चुने जाते रहे, इससे उनका संसदीय मामलों की जानकारी अधिक हो सकती है और इसी की कमी प्रियंका में जरूरत महसूस होगी। महिला होकर भी मेहनत में प्रियंका राहुल से पीछे नहीं। राहुल जब अपने घराने की पारंपरिक सीट नहीं बचा सके तो कोई दैविक करिश्मा ही अब उन्हें चुनाव में अचानक कामयाब करेगा। राहुल के नाम पर कांग्रेस दूर दूर तक कामयाब होती नहीं दिखी। प्रियंका के चेहरे पर कांग्रेस दांव लगाती है तो अब भले ही बहुत लाभ न मिले, पर आगे वह ऊंचाई तक जा सकती है। 125 साल से अधिक पुरानी कांग्रेस की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे अब कई दशकों तक उखाड़ना संभव है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।